Hello student, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this class we teach the human geography. In this last video, detail study Indian tribes Naga. Today we will study the Gond tribes in India. तो हमने पिछले लास्ट वीडियो में भारत की आदिम जनजाति नागा के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम भारत की दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति गोंड जनजाति का अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे करेंगे। गोंड जनजाति, किसी भी जनजाति को जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी, तो यह जनजाति भारत की सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है और भौगोलिक दृष्टि से यह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर ये बिगेस्ट ट्राइब्स है, अर्थात इस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। गोंडों का इतिहास देखें हम तो मुग़ल शासनकाल और बाद में मराठा आक्रमण से पूर्व गोंडों का अपना शासन हुआ करता था अपने एरिया में, जिसे मुस्लिम लेखकों ने इस प्रदेश को गोडाउन की संज्ञा प्रदान की है। इनका जो शासन है उसका अंत 1760 में हुआ, जब मराठों ने इस प्रदेश पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अर्थात भारत की ये महत्वपूर्ण जनजाति है जिसने कभी राज्य किया था। इसका निवास क्षेत्र हम देखें तो ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जो पठारी भाग हैं वहाँ पे ये लोग जनजाति निवास करती है। दक्षिण में गोदावरी नदी और उत्तर में विंध्याचल तक ये फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की विशेषकर जो बस्तर का पठार है, इनका वहाँ पे मुख्य वर्ग मारिया, मुरिया, परजा, वटरा, हवला और ढोकर है। इसके अलावा आंध्रा के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में इनका जो साओरा वर्ग है, कुरुस और केवट वर्ग के गोंड हैं जो निवास करते हैं। तो भारत की लोकेशन को अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का जो पठारी भाग है वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। अब हम देखें इनका अधिवास कैसा होता है, तो एक गोंड व्यक्ति का जो भवन होता है वो अनेक उत्सव और शगुन आदि से संबंधित होता है। उचित जगह का चयन करने के बाद ये शाम के समय वहाँ पे उत्सव का आयोजन करते हैं। वर्तमान में हम देखें कि इन्होंने पक्के आवासों का निर्माण कर लिया है। जिस स्थान पे आवास का निर्माण किया जाता है वहाँ पे ये लोग बतख और मुर्गे की बलि देते हैं। ये इनका आदिम कल्चर है। इन लोगों के निवास के लिए नंगले और पल्ली जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं और प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन से प्राप्त होती है। ये इनकी खास विशेषता है इनके आदिवासों की। इनके वस्त्र और आभूषण हम देखें तो इन लोगों की स्त्रियां शरीर के काफ़ी भाग में गोदन करवाती हैं और शरीर में तरह तरह की डिजाइन बनवाती हैं जो सुंदरता के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवा के ये शरीर को सजाते हैं। गोंड लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं और पास के किसी कस्बे से सूत और सूती का कपड़ा खरीद के लाते हैं और सूत के वस्त्र अपने ही गांव में ये लोग तैयार करते हैं। इसके अलावा हम देखें कि इनकी जो पालतू भेड़ और बकरी हैं उनसे ये लोग ऊन प्राप्त करते हैं और उससे कपड़ा, ऊनी कंबल ये भी अपने गांव में बनाते हैं। स्त्रियां मूंगे के जो नकली मोती हैं उनसे बने आभूषण पहनती हैं। पशुओं के सींग के कंगे बनाती हैं और इसके अलावा औरत जो है एल्युमिनियम और चांदी की बालियां भी पहनती हैं। ये इनके प्रमुख वस्त्र और आभूषण हैं। हम देखें कि इनके औजार और उपकरण, तो गोंड जनजाति मुख्यतः कृषि कार्यों में लगी हुई है और इस कृषि कार्य में जो उपकरण काम में आते हैं
वो इन्हें स्वयं तैयार करते हैं। वहीं पे गांव में एक लोहार होता है जो इस प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। इनके औजार बहुत ही देखें हम तो साधारण किस्म के हैं। स्थानीय लोहार कृषि के लिए जो फसल निराई के लिए खुरपा, काटने के लिए दांतली, हाशिए, कृषि कार्य के लिए हल, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और आखेट के लिए तीर बनाता है। और लकड़ी के सारे सामान हैं जो खुद ही बनाते हैं। अब हम देखें इनकी सामाजिक व्यवस्था। तो गौंड जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपूर्ण अचल संपत्ति है उसके पुत्रों में बांट दी जाती है और पुत्री को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी हो तो उसे लड़की के पिता के घर 2 से 5 वर्ष तक काम करना पड़ता है और तब जाके उसकी शादी होती है, अगर वो उनको पसंद आ जाए तो। और परिवार की जो इकाई है उसे ये लोग भाई बंध के नाम से जाना जाता है। पिता या परिवार का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है और स्त्रियां इस अधिकार से वंचित रहती हैं। इनके अंदर भूमि संबंधी उत्तराधिकार का कोई नियम स्पष्ट नहीं है। अगर हम देखें कि इनके विवाह कार्य तो वो अनेक प्रकार से संपन्न होते हैं, जैसे सेवा विवाह, अभी हमने चर्चा की थी कि 2-4 साल लड़की के घर मेहनत करो फिर वहाँ जाके शादी होगी। विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, मकली विवाह, ये आदि इस प्रकार के विवाह हैं। इन लोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। जनजाति परंपरा के अनुसार विवाह विच्छेद का अधिकार मात्र पुरुष को है, अर्थात महिला को नहीं है। पत्नी घर से भागकर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तब भी वह उसकी वैधानिक रूप से पत्नी मानी जाती है। वह इस प्रकार अपने पति को तलाक के लिए बाध्य करती है। तलाक के बाद हम देखें कि पूर्व बच्चों पर पति का अधिकार होता है। ये इस प्रकार की इनकी सामाजिक व्यवस्था है। गांव का जो मुखिया है उसको पटेल या मुखादम या गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जो गौंड गांव है वहाँ पे एक पुजारी पुरोहित भी होता है जो देवार कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें इनकी अर्थव्यवस्था। तो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है झूमिंग कृषि है और इसके अलावा आखेट है। कुछ लोग वनों से उपज इकट्ठा करते हैं, कुछ पशुपालन करते हैं और कुछ मछली पालन का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से इनका कार्य है कृषि। कृषि में ये लोग दीपा कृषि करते हैं, जिसमें एक भूमि पर 2 से 4 वर्ष कृषि के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और फिर नई जगह जाके कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग या स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पैडा कृषि, जो पहाड़ी भाग के ढलानों पर जहाँ वन खड़े होते हैं वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उनके अंदर ये कृषि की जाती है। ये लोग इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद 2 से 3 वर्ष के लिए उसे पड़ती छोड़ देते हैं उस भूमि को, जिससे उसमें जंगली घास झाड़ियाँ उगाती हैं और उनको जोतने देते हैं, फिर जिससे वहाँ पे उर्वरकता बढ़ जाती है। ये ढालों में छोटी छोटी नहर काट के नीचे खेतों में पानी ले आते हैं ऊपर से और खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के निचले भाग में लकड़ी के लट्ठे रख देते हैं, जिसके द्वारा बहता हुआ जल मिट्टी में ही रुकता रहता है। तो भूमि संरक्षण की यह विधि मानव द्वारा जो वातावरण का एडजस्टमेंट है उसका एक बुद्धिमत्तापूर्ण उदाहरण है, जिसे गौंड लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसे मनुष्य ने शताब्दियों के अनुभव के बाद सीखा है। दूसरा देखें तो पशुपालन। तो पशुपालन में ये कृषि के साथ ये इनका सहायक व्यवसाय है और इसमें रावत वर्ग का पेशा है जो पशुपालन है, जो गाय बैल आदि पालते हैं।
इसके अलावा ये लोग इनसे दूध, दही और भोजन की सामग्री प्राप्त करते हैं। और जो इनके जो रावत लोग हैं वो इस दूध दही का विनिमय करके अनाज और अन्य वस्तुएं इनसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कस्बों में भी जाके दूध दही का व्यापार करते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के अंदर देखें हम तो बस्तर की सभी आदिम जनजाति मछली पालन करती हैं और ये लोग अलग अलग जगह पे स्थायी रूप से इस कार्य को करते हैं, जिसमें मेरिया वर्ग, कुरुक, केवट, छीपचर वर्ग के गोंड मत्स्य पालन के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नंबर 4 हम देखें इंडस्ट्री, तो गोंड लोग गांव में कुटीर उद्योग स्थापित करके अपनी आवश्यकता के औजार बनाते हैं। प्रत्येक गांव या 2-3 गांवों के लिए एक लोहार होता है जो खेती के साधारण औजार बनाता है। और लोहार जो जनजाति है कोई अलग जनजाति नहीं है ये, परंतु ये भी गौड़ों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी साथ काम कर रही है। आंध्र प्रदेश के गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में सावरा वर्ग के बहुत से गोंड परिवार छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं, जो हथकरघा से बनाए हुए कपड़े बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं आदि कार्य वो करते हैं। अब देखें हम वर्तमान समय में जो इनके ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव है, तो वर्तमान में गौड़ जनजाति के लोगों का जो जीवन है वो जटिलताओं से भरा पूरा है, क्योंकि भूमि इनकी अनुपजाऊ है, वन संपदा समाप्त हो गई है अथवा उस पर अब इनका अधिकार नहीं रहा है। जीवन यापन के अन्य जो स्रोत हैं उनका अभाव है। कठोर परिश्रम के बाद भी ये लोग 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में ये लोग निर्माण उद्योगों में मजदूरी का कार्य करने लगे हैं और बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे कोयले और लौह अयस्क मैग्नीज की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर श्रमिक का कार्य कर रहे हैं खानों के अंदर। फिर भी वर्तमान समय में यहाँ पे शिक्षा की पहुँच हुई है, विकास के कारण अस्पताल, स्कूल और बाज़ारों की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और यातायात के साधन विकसित होने से इनका नगरों से संपर्क स्थापित हो गया है, जिसकी वजह से जीवन अब पहले के बजाय सुखी तौर पे गुजर रहा है। तो मानव भूगोल के सिलेबस में ये 2 महत्वपूर्ण जनजातियां हमने भारत की पढ़ी, नागा और गोंड जनजाति। थैंक यू।